नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम। क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा आज का लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में कैसे मेडिवल पीरियड की शुरुआत हो जाती है, कैसे इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया के अंदर, मैं वो आज आपको रख दूंगा आपके सामने कि ऐसे ऐसे चल रहा था। ये चीजें, ये स्टोरी एनसीईआरटी में बीच बीच में आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा आपको चीजों को, ताकि आपको कहानी पूरी पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री में जहां पर हमने हिस्ट्री अभी तक रोकी थी, वो हमने क्या पढ़ा था, हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। याद करिए, नॉट क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 नहीं, वहां तो हमने मोटे मोटे तौर पे खाली ये पढ़ा था कि मेडिवल हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आपके एनसीईआरटी ये बताता है। और जो क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था, वहां पर हम बहुत ज्यादा कल्चरल चीजों की बात कर रहे थे, हम डेवलपमेंटल चीजों की बात कर रहे थे। बट इफ यू रिमेंबर दैट चैप्टर, जहां मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया था, जो कहानी मैंने आपको बताई थी पूरी, कन्नौज पर अटैक होता है, बंगाल अटैक करता है, गौड़ वाले अटैक करते हैं, ये सब चीजें, तो वहां मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया था, है ना। और फिर मैंने कहा था कि हर्षवर्धन जब आगे डेक्कन की तरफ बढ़ता है तो उसको वहां फेस करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है चालुक्य का, पुलकेशिन II, और वहां वो उसको रोक देता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। हर्षवर्धन फाइनली डाइज इन 1647 1648, कहीं कहीं 47, कहीं 48, इस तरह की आपको डेट्स मिलती रहेंगी। तो वहां हर्षवर्धन का रूल एंड हो जाता है। यहां तक कहानी मेरे साथ थे आप लोग। अब इसी के आगे से मैं आपको चीजें शुरू कर रहा हूं। यही हमारी 7th सेंचुरी चल रही है, इसी से कंटिन्यूएशन में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 लेके आ रहा हूं। कहानी समझ में आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को लेकर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे यहां पर नए किंगडम्स आए, कैसे कैसे यहां पर नए किंग्स और किंगडम्स आना शुरू हुए। तो इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम लोग किसका, मेडिवल पीरियड का। लेकिन मेडिवल पीरियड से पहले इंडिया में क्या चल रहा था, मेडिवल पीरियड के शुरू होने से पहले भारत में क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या सिनेरियो था, इसको समझने के लिए मैंने इस पीरियड को बनाया है एज प्री मेडिवल पीरियड या प्री मेडिवल पीरियड। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी एंड होने पे आ रही है और मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रही है। तो जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इंडिया में क्या चल रहा था वो भी समझेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग प्री मेडिवल पीरियड बोल देंगे। और यहां आज हम लोग चोला की पीरियड्स के बारे में, चोला पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वो चोलाज हैं क्या, जो मैंने आपको बताया था, चोला, चेरा, पांड्यास, है ना, क्या ये वो चोलाज हैं क्या नहीं, इसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या ये डिफरेंट चोलाज हैं, हिस्टोरियंस का क्या व्यू है इस पे, ये सब चीजें हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, नोट कर लो मेरे साथ, कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, कुछ मैं आपको बता रहा हूं जस्ट ताकि आपको चैप्टर 7 ज्यादा चैप्टर 2 ज्यादा सेंसफुल लगे। 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में इंडिया में क्या सिनेरियो था। देखो 7th सेंचुरी के आसपास से आपको राजपूत पीरियड देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो उस वक्त इंडिया का क्या माहौल था जरा उसमें देख लेते हैं, यहां पर कैसे कैसे लोग इंडिया में कहां कहां रूल कर रहे थे। तो देखो, अगर आप बात करोगे नॉर्थ की या फिर आप सेंट्रल इंडिया की आसपास की बात करोगे, तो इस एरिया में आपको हर्षवर्धन का रूल देखने को मिला। हर्षवर्धन, ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं एक तरह से अर्ली 7th सेंचुरी। ठीक है, ये हम यहां पर जो बात कर रहे हैं नोट कर सकते हैं आप इसको, ये लिख लीजिएगा यहां पर, अर्लियर 7th सेंचुरी। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 7th सेंचुरी की शुरुआत में यहां पर क्या हो रहा था। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां तो हर्षवर्धन था। ठीक है, आगे आप देखोगे तो डेक्कन में कौन था, चालुक्यास। ठीक है, मोटा मोटा डेक्कन की तरफ कौन दिखेगा आपको, चालुक्यास दिखेंगे, डेक्कन है कि नहीं। हाँ सर। और अगर आप चले जाएंगे सर तो आपको पांड्यास भी देखने को मिलेंगे। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पांड्यास, चोला, चेराज, पांड्यास, इसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये कुछ सिनेरियो था अर्ली 7th सेंचुरी के आसपास। अब जब हर्षवर्धन की डेथ होती है तो उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है। बहुत सारी यहां पर रूलर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जिसको हम यहां पर न्यू किंग्स और न्यू किंगडम्स बोल रहे हैं। ये कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये हर्षवर्धन की डेथ के बाद हुआ। हर्षवर्धन की डेथ कैसे होती है ये भी आपको पता है, मैंने बताया था, लड़ाई लड़ता है पुलकेशिन II से। ऐसे आप देखोगे चालुक्यास के बाद यहां पर कौन आते हैं, राष्ट्रकूटास आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेक्कन में इधर आपको राष्ट्रकूटास देखने को मिलेंगे इनकी जगह पे। पांड्यास के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा इंपीरियल चोलास। अब देखो यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं इंपीरियल चोलास, और वो अलग थे। अब ये इंपीरियल चोलास क्यों कहे गए, क्या ये वही चोलास है? हिस्टोरियंस बहुत क्लियर कट नहीं बताते,
लेकिन ऐसे चोलास थे तो उस वक्त खाली चोलास थे, लेकिन बाद में ये चोलास जो है इनके आगे इंपीरियल लगने लगा, मतलब ये बाद में एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लेते हैं। और राज वन, राजेंद्र वन, इनके टाइम पे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें चली गई थी जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा 7th से 12th सेंचुरी के बीच में इस वक्त राजपूत इंडिया में यहां पर आ गए थे। राजपूत पीरियड एकदम लास्ट पीरियड आ जाता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है। तो इस पीरियड में जब हम अर्ली 7th सेंचुरी की बात करेंगे तो अर्ली 7th सेंचुरी में कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिएगा आफ्टर 7th सेंचुरी क्या हुआ, जरा देखिए आफ्टर 7th सेंचुरी, प्लीज देखिए आफ्टर 7th सेंचुरी, आफ्टर 7th सेंचुरी। अब आफ्टर 7th सेंचुरी कई बार हो गया नई डायनेस्टीज इमर्ज होती हैं, न्यू डायनेस्टीज इमर्ज, न्यू डायनेस्टीज इमर्ज। अब यहां पर आपको कौन कौन मिलेगा, देखिएगा एक मिलेंगे हम लोग को गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहाराज, नोट करते हैं, ये बताता हूं आपको अभी आगे। इसके अलावा आपको जो नए और एग्जिस्टिंग डायनेस्टीज मिली वो बताया मैंने आपको क्या, राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया क्या, फिर मैंने आपको बताया क्या, लिखिएगा पालाज, पालाज। तो देखिए जब मैंने आपको क्या मैंने बोला कि जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद काफी सारी नई नई डायनेस्टीज यहां पर इमर्ज होने लगती हैं। गुर्जर प्रतिहार आपको वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है ना उधर मिलने लगेंगे, सम थोड़ा सा आप इधर भी आ जाइए सेंट्रल की तरफ। राष्ट्रकूटास भी आपको देखने को मिलेंगे, डेक्कन की तरफ थे। चालुक्यास के बताया ना, चालुक्यास फ्यूडरीज थे ये, तो वहां पर मिलने लगेंगे। बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं बहुत डिटेल से। और फिर पालाज, पालाज आपको पूरा जो आपका ये वाला साइड है नियर बंगाल की तरफ, वहां भी आपको देखने को मिलने लगेगा। तो इस तरह का सिनेरियो था। और ये जो तीनों पावर्स हैं दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ये तीनों पावर्स जो हैं दे स्टार्टेड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज। ठीक है, फाइट अमंग देमसेल्व्स, काहे के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज। अब जरा कहानी समझना, देखो यार यूपीएससी का एग्जाम है, एनालिसिस करना जरा क्या हो रहा है। 7th सेंचुरी में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है कुछ इस तरह का माहौल था। हर्षवर्धन रूल कर रहा है, बहुत उसने कर्रा रूल किया था, बहुत बहुत भयानक रूल था। हरियाणा से लेकर फिर उसने आगे पूरा कन्नौज तक कब्जा किया है ना, बंगाल को भी उसने वहां पर परस्त किया, हटाया। ठीक है, तो बहुत अच्छा उसने कॉन्कर कर लिया था। जब वो डेक्कन की तरफ बढ़ने लगा तो वहां पुलकेशन से मार खा गया, वो मात खा गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पुलकेशन यहाँ, चालुक्य टू यहाँ, चाणक्यास थे यहाँ पर, इधर यहाँ पर पांड्यास नीचे बता दिया मैंने आपको। तो माहौल समझिए, उस वक्त रूलर्स बड़े स्ट्रांग थे 7th सेंचुरी की बिगिनिंग में। लेकिन जब 9th सेंचुरी आना शुरू हो गया उस वक्त आप देखोगे कि भाई डेथ हो गई हर्षवर्धन की 1647, ही डाइज, लिख लीजिए इसको आप, डाइज इन 647, या फिर आपको कहीं 648 मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अब मतलब ये आप कई डेट्स आपको, कहीं आपको 47, कहीं 48 ऐसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये मर जाता है, ये मर जाता है। अब जब 9th सेंचुरी आती है दोस्त, तो 9th सेंचुरी आते आते जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स, वो वीक होने लगे, वो वीक होने लगे। और जैसे मैंने बताया कि हर्षवर्धन के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई, तो रूलर्स जो है अब वो आपस में लड़ रहे हैं फॉर सुप्रीमेसी। और ये सिनेरियो निकल के आता है कि गुर्जर प्रतिहार्स जो आपके वेस्टर्न साइड में थे वो, राष्ट्रकूटास जो आपके डेक्कन में थे वो, पालाज, ये तीनों लड़ने लगते हैं फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, कन्नौज के लिए। कन्नौज क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी फर्टाइल एरिया, ये इसका जो गंगा यमुना के बीच का दोआब एरिया है ना, वहां पर ये लाई करता है। तो कन्नौज में बहुत फर्टिलिटी थी और उसी की सुप्रीमेसी के लिए ये लोग लड़ने लगते हैं। यहां तक सारी समझ में आ गई, ये फाइट यहां पर क्यों हुआ। अब इसके आगे पहले मुझसे आप एक चीज ये मैप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है कौन कहां पर रूल कर रहा है। ये एरिया देख रहे हो आप, ये दिस एरिया, ये जो एरिया पूरा दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पालास का, देख रहे हो, बंगाल का एरिया आ गया, सब आ गया। ठीक है, यहां आपको दिख रहा है राष्ट्रकूटास का, यह आपको राष्ट्रकूटास का एरिया दिख रहा है।
समझ में आ रहा है? तो ये तीनों थे और यहां पर जो लड़ाई थी वो कन्नौज के लिए यहां पर शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब जरा यहां पर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर देखो, आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पहले देखिए प्री मेडल पीरियड, मैं ऐसे लिख रहा हूं प्री मेडाइवल पीरियड। समझना जरा कहानी कैसे चल रही है, समझ में आ गया? राजपूत रूलर्स जो थे ये आपके स्टार्टेड टू फाइट। एक्चुअली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये लोग लड़ते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। क्या बोला जाता है इसको? इसी को बोला जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज हैं। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें कौन जीता कौन नहीं जीता ये कई बार होता है कि कभी कोई किसी को हरा देता है, कभी कोई किसी को हरा देता है। 3 पार्टीज थी, कभी ये पता चला इन्होंने इनको मार दिया, इनका दिमाग सनक गया तो उन्होंने इसको मार दिया। ये पूछ रहे हैं हमको क्या मार दिया, इसने तुमको तो इसने मारा था, तो जी क्या एक दूसरे को मारते चले आ रहे थे। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ये हो रही थी, ठीक है। अब जरा यहां पर आइए प्री मेडिवल पीरियड। अब इस पीरियड में दोस्त जरा मैं आपको 2 पार्ट्स में चीजों को बताना चाहूंगा। देखो, एक तरफ तो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स थे अब इंडिया में, बहुत लेट, जब हम 12th सेंचुरी, हम लोग 9th सेंचुरी के आसपास है, तो इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स हैं इंडिया में, ठीक है। और इधर आप देखिए मैं आपको लिख रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम, फिर लिखिएगा महमूद ऑफ गजनी, वेरी इंपॉर्टेंट, महमूद ऑफ गजनी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन मोहम्मद घोरी। यहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, अब मैंने आपको बताया कि भाई रूलर्स जो थे ना वो अब क्या करने लगे, डिक्लाइन करने लगे। बहुत सारे इंडिया में इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स अब आ गए थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अलग अपना साम्राज्य बना रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे चंदेलाज कहां के, ऑफ बुंदेलखंड। अगर आप जाओ खजुराहो तो आपको वहां पर मंदिर देखने को मिलेंगे, बड़े ही भयानक मंदिर बने हुए हैं भाई, क्लाइमेक्स ऑफ द आर्किटेक्चर, गजब के शानदार मंदिर, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। इसके अलावा देखो चौहान्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। देन फिर आप देखोगे जैसे कि तोमर्स, जैसे कि सिसोडियाज, ये आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिपेंडेंट रूलर्स इस तरह से इंडिया में थे। समझ में आ रहा है? अब सुनना जरा कहानी को। कहानी क्या हुई कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इसने 1712 एडी में इसने अटैक किया सिंध पे, ठीक है। नोट करिएगा, इन्वेड्स सिंध, एनसीईआरटी में नहीं है, बता रहा हूं कहानी लिंक करने के लिए। इसने सिंध पे इन्वेड किया और जो वहां का कमांडर था दाहिर, उसको मार दिया, ठीक है। कमांडर को यहां पर मार दिया, और जब कमांडर को मार दिया तो यहां पर कब्जा करके बैठ गया मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये आगे इंडिया में नहीं आया, ये सिंध तक था अभी, ठीक है, ये सिंध तक था। तो मोहम्मद बिन कासिम वहीं रुक गया। इसके बाद जो इसका सक्सेसर आता है वो है महमूद ऑफ गजनी। अब महमूद ऑफ गजनी इंडिया जब आया तो इसका ये रूल नहीं था कि मुझे यहां पर रूल करना है। ही केम टू इंडिया, ही प्लंडर्ड इंडिया, लूटा और चला गया। बात समझना। अब आप देखोगे कि ये पॉसिबल क्यों हुआ। ये पॉसिबल इसलिए हुआ दोस्त क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर, खराब हो गई थी। अब देखो पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स में रूलर्स एक यूनिटी है, एक आदमी है पूरे इंडिया पे कब्जा किया, बड़े रीजन पे। हर्षवर्धन, वेरी लॉन्ग अंपायर, कहां से लेकर कहां तक वो रूल कर रहा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, हर्षवर्धन के बाद चीजें डिक्लाइन होने लगी और रूलर्स अपनी जो स्ट्रांगनेस थी उनकी वो खत्म होने लगी। तो ये एक मैसेज था इस्लामिक रूलर्स को, इन प्लंडरर्स को, कि जो यूनिटी है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इस वक्त इंडिया में हो रहा है। और जब ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होने लगी तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल तो एक और मैसेज देने लगी कि भैया द रूलर्स इनसाइड द कंट्री आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। जो भारत के रूलर्स हैं अंदर जो भारत में हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और ये एक मैसेज था इन लुटेरों को, प्लंडर्स को, कि भैया हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, लोग राजा वहां पर एकजुट नहीं है, ये सबसे बढ़िया टाइम है, चलो और लूट लेते हैं। ये हमेशा हुआ है,
ये हमेशा हुआ है। देखो यार, इसमें आप समझो उस चीज को हमेशा। अब ये क्या, ये अंग्रेजों ने भी किया। जब मुगल्स के अंदर देखा लास्ट में जाके कि वहां पर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रह गई थी और डिसइंटीग्रेशन होने लगा था, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने भी ट्राई टू कैप्चर इंडिया मेनी टाइम्स, कई बार कोशिश करी उन्होंने। कभी अकबर था तो कभी दूसरा राजा था इंडिया में, जब पावरफुल थे, कंट्रोल है पूरा, तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक बार जब मुगल का मेजर रूलर, जब मेन रूलर खत्म हुआ, डेथ हुई इसकी, दैट वाज द सिग्नल टू द ब्रिटिशर्स आल्सो कि द रूलर ऑफ द कंट्री इज डेड और अब अटैक कर सकते हैं हम लोग। जब भी आप पॉलिटिकली आपके अंदर कंट्री में दिक्कत आएगी तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे अटैक को। हमेशा यही होगा, हमेशा। जब भी आपके देश में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ, आपकी कंट्री दिक्कत में आएगी, और ये हमेशा होता है। ये हुआ। दैट इज वाई ना, फॉरेनर्स कैसे अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर भाई? इसका मतलब अंदर दिक्कत थी भाई। कोई आएगा थोड़ी, मतलब उनको देखा ना, उन्होंने देखा डिसयूनिटी, पीपल आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, रूलर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, खुद लड़ रहे हैं, उन्होंने फायदा उठाया। महमूद गजनी, फिर महमूद ऑफ गजनी, ये रेड करता है इंडिया को। ही स्टार्ट्स एंड रेड्स इंडिया फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ, और ये मंदिरों पर अटैक करता था, क्योंकि उस वक्त मैं बताऊंगा, चोलास पढ़ाऊंगा जब, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ही सुप्रीम था और मंदिरों में ही सारा सोना और हर चीज, सारी वेल्थ रखी जाती थी। टेम्पल्स के अराउंड बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें अभी आएंगी आज, ठीक है? तो सब चीजें उसने वहां, इसलिए उसने मंदिरों को लूटा। ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, महमूद ऑफ गजनी 17 बार उसने लूटा, 17 टाइम्स। और जो उसकी लूट थी वो होती है कहां से? नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक, फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ। और जो उसकी 16th रेड है एक्चुअली, वो आपकी सोमनाथ की रेड है, 16th रेड। इस 16th रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को यहां पर प्लंडर किया था, ये लेके चला गया। इसका यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये रूल करे, लेकिन इसके बाद जब महमूद गौरी आया, ना, ही वांटेड टू रूल इंडिया। ये अब इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं इंडिया में रूल करूं। और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है वो लड़ता है मोहम्मद गौरी, और एक लड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। एंड दूसरी बैटल लड़ता है वो, इसको हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और ये लड़ी गई थी 1192 में। अब जरा सुनो क्या हुआ था, शॉर्ट में डिस्कस करना है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान, अब मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट रूलर्स, ये हुई उस वक्त पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191, ठीक है? इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन गलती उसने ये कर दी कि उसने उसको मारा नहीं। ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको एक ही बार मौका मिलता है, एक बार, ये मौके बार बार नहीं गंवाने चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यू शुड हिट वेरी हार्ड। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, बट उसकी मिस्टेक, उसका ब्लंडर ये था कि उसने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं, ठीक है? मोहम्मद गौरी ने 1 साल का समय लिया और फिर उसका दोबारा 1192 में वो फिर से अटैक करता है, और इस बार वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और इसी साथ उसने अपना कंट्रोल जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। देखो आप वेस्टर्न, ये दिल्ली के आसपास थे, तो जो एंट्री है दिल्ली के, मतलब इंडिया में, वो वेस्टर्न साइड से थी, और जो दिल्ली के ही रूलर्स थे वही यहां पर हार गए। आप समझ रहे हो कैसे पॉलिटिकल डिसयूनिटी में आपको दिखा रहा हूं, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हो रही है कंट्री के अंदर, मतलब रूलर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। फिर मैंने आपको एग्जांपल और बता सकता हूं 1008 AD बैटल ऑफ वहिंद भी हुई थी अनंतपाल के खिलाफ। अनंतपाल ने मेड दिस कॉन्फेडरेसी ऑफ ग्वालियर, उज्जैन, कलिंजर, लेकिन फिर भी वो हरा नहीं पाया। बैटल ऑफ वहिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वहिंद, समझ रहे हो? तो ये एक तरह का मैसेज है, ये एक तरह का मैसेज है कि भैया अनंतपाल भी हमको रोक नहीं पाया, कॉन्फेडरेसी बनाई थी, नहीं रुक पाया, पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया। सो यही एक मैसेज जा रहा था। जब 1008 में भाई गजनी ने इन्वर्ट किया, तो ये बैटल भी उसने देखी कि बैटल ऑफ वहिंद में तो हार गया है वो अनंतपाल,
इंडिया के रूलर्स वीक हैं, उसको ही क्लियर हो गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी यहां पर जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो फिर वो अपने एक स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उसका स्लेव था, उसको गवर्नर बना देता है, उसको गवर्नर बना देता है उन सारे प्रोविंसेस का जो अभी उसने जीते हैं गौरी ने। प्रोविंसेस, गवर्नर प्रोविंसेस किसका? विच गौरी हैड वन। लेकिन अब ये काम जो हुआ यहां पर, ये काम जो हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यहां पर इतनी आसान नहीं था मोहम्मद गौरी को हराना। पृथ्वीराज चौहान का बलबोला अलग था, लेकिन दिक्कत यहां पर यह थी कि कन्नौज के राजा जयचंद ने यहां पर मोहम्मद गौरी की मदद कर दी थी, और इसी वजह से यह दिक्कत यहां पर पृथ्वीराज चौहान को आई बैटल ऑफ कन्नौज में। मतलब यहां पर कन्नौज के राजा ने, बैटल नहीं, कन्नौज के राजा ने, जयचंद, लिख लीजिए, आपको मेंशन करना है नाम तो आप मेंशन कर सकते हैं। जयचंद कन्नौज का राजा था, इसने यहां पर हेल्प कर दी थी। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह की गलत हरकत करोगे, आप बगावत कर गए, आप दूसरे का साथ दे गए, तो इसका नतीजा तो आपको मिलना ही था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद की मदद के साथ जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो भैया जयचंद को बड़े वो दिए गए थे, कैसा वैसा कर देंगे। फिर जयचंद जब मांगने गए कि भैया आपने हमको कहा था कि आप हेल्प करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो मोहम्मद गौरी ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया, जयचंद को भी मार डाला। तो ये नहीं करना चाहिए, कभी इस तरह की हरकतें, बगावत नहीं करी आप, जयचंद ने करी, कन्नौज का राजा। ठीक है, तो फिर यहां पर जब मैंने आपको बताया कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव था मोहम्मद गौरी का, उसने उसको गवर्नर बना दिया उन सारे प्रोविंसेस का जहां पर उसने कब्जा किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी क्या किया, गौरी की डेथ के बाद, जब गौरी की डेथ हो गई, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे रिश्ते नाते तोड़ दिए और कहा कि भैया अब हमारी और तुम्हारी मंजिल अलग अलग। आफ्टर दैट ऑफ गौरी, ऐबक कट्स ऑल रिलेशंस विद गौरी किंगडम, सारे रिश्ते नाते वो गौरी किंगडम में तोड़ देता है, एंड एस्टैब्लिशेस, लिखिएगा, एंड एस्टैब्लिशेस slave dynasty in India, establishes slave dynasty in India। बात समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। establishes slave dynasty in India, कुतुबुद्दीन, इस तरह से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत जो है भारत में हो जाती है। यहां तक कहानी क्लियर है? ये मैंने आपको बताया, कुछ चीजें यहां पर आपके एनसीईआरटी में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहानी, ये बैटल्स के बारे में आपको यहां मिलेगा, आपके इस चैप्टर 2 में मिलेगा, 7th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ चीजें मिलेंगी, सब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको खाली, मैंने आपको ये वर्जन बताया 712 एडी में। अब मोहम्मद बिन कासिम आगे नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग है, ये सोचो, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। अब उस वक्त राजपूत रूलर्स बड़े स्ट्रांग थे, समझ में आ रहा है? 1648 हर्षवर्धन मरा, लेकिन उसके बाद भी कुछ राजपूत रूलर्स थे, लेकिन फिर भी देखो आगे नहीं आया, स्ट्रॉन्ग राजपूत रूलर्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद थिंग्स गॉट डिटोरेटेड और फिर ये लोगों का आक्रमण जो है भारत में शुरू होता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई? अब जरा चीजों पे आगे आइए, अब जरा चीजों के लेकर आगे आइए, अब बढ़ते हैं आगे, और अब इन चीजों को आपको और आसान समझ में आएगा जो आपके यहां पर लेक्चर इसमें दे रखी हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसको आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब का, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, ये सिचुएशन है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर ये सिचुएशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये सिचुएशन, ये तो मैप लगा आपकी बुक में, ये आप ले सकते हैं, एंड देन ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालिए जो आपके एनसीईआरटी में रखी है। एनसीईआरटी में हेडिंग है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब दोस्त एनसीईआरटी में ना, अब बेसिकली कहानी कुछ इसी प्रकार की है कि कैसे ये
राजकुटास, गुर्जर प्रतिहार कैसे आ गए सीन में? हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस? ये कहां से आ गए, क्या थे ये, सोसाइटी कैसे चल रही थी, ये समझते हैं जरा। अब देखो इमर्जेंस ऑफ न्यूटन। अब बाय 7th सेंचुरी आप देखो क्या चल रहा है माहौल। बाय 7th सेंचुरी मैंने आपको बताया बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। अब उस वक्त के जो राजा थे, जो 7th सेंचुरी के राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके वक्त पे भाई बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे, नोट करिए, है ना। उस वक्त क्या थे, नए बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स भी थे, और इन लैंडलॉर्ड्स को ही वॉरियर चीफ्स भी कहा गया। ओहो, वॉरियर चीफ्स क्यों? क्योंकि भाई देखो पैसा है ना, जमीन ज्यादा है, पैसा है, इनको वॉरियर चीफ्स कहा गया। ठीक है, अब ये जो किंग थे, इन्होंने भाई इनको क्या किया, अपने अधीन माना कि भैया ये जो लोग हैं ना, ये वाले लोग हैं आपके लैंडलॉर्ड्स वाले, ये राजा के अधीन थे, है ना। राजा के क्या थे, ये राजा के सबऑर्डिनेट थे, सामंत थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट थे, समझो जरा, ऐसे को हम बोल रहे हैं सामंत, सामंतास। ठीक है, अब इनका काम क्या होता था, ये जो उस वक्त का इमेजिन करो। अब अभी तक जितनी कहानी बताई वो पूरी एक पिक्चर रख दी मैंने आपके सामने, कैसे क्या हुआ था। अब उसी के हम बीच बीच की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, 7th सेंचुरी देखो जब शुरू होती तब क्या होता, बाय 7th सेंचुरी हर्षवर्धन का पीरियड खत्म हो गया। 7th सेंचुरी का मतलब 1600 से लेकर 700 के बीच में, इसी पीरियड की बात हो रही है। अब इस पीरियड में ये नए नए राजा आने लगे, हर्षवर्धन एंड हो गया, नए नए राजा आने लगे। उन नए नए राजा के अंडर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे, जिनको सामंत कहा गया। ठीक है, अब ये जो लैंडलॉर्ड वॉरियर चीफ्स थे, इनका बेसिक फंक्शन क्या था, 3 फंक्शंस, नोट करिए 3 फंक्शंस। फर्स्ट, कोर्ट में अपीयर करना, ठीक है, जो कोर्ट है राजा का उसमें रहना। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट करना, वॉरियर चीफ समझ में आ रहा है, मिलिट्री सपोर्ट करना। ठीक है, पॉइंट समझाया। और तीसरा जो आपका एनसीईआरटी कह रहा है वो गिफ्ट लाना, एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर किंग, किंग के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। ये कहानी थी 7th सेंचुरी की शुरुआत में। 7वीं शताब्दी शुरू हुई। अब इमेजिन करिए हर्षवर्धन का टेन्योर है, 7वीं शताब्दी शुरू हुई, हर्षवर्धन का एंड हो गया। अब उस वक्त की सिनारियों में जो राजा थे उनके अंडर ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ये बड़े लैंडलॉर्डों को सामंत कहा गया। इनसे क्या एक्सपेक्ट करते थे, इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वे किंग के कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप राजाओं के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। ये कहानी यहां पर चल रही, ठीक है। और ये जो यहां पर सामंत थे, इन्होंने बड़े बड़े, ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, वॉरियर चीफ्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े यहां पर टाइटल अडॉप्ट कर लिए थे। जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या एनसीईआरटी यहां पर कुछ टाइटल्स लिखती है, बताता हूं, जैसे महासामंत, ठीक है, इस तरह के टाइटल्स। लेकिन पहले आप यहां लिखिए, एक चीज नोट करिए कि जैसे जैसे ये लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स थे, इन्होंने पावर गेन करी, गेंड पावर, एक चीज तो ये हुई, ठीक है। जब पावर गेन किया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बड़े बड़े टाइटल्स जुड़ने लगे, जैसे कि महासामंता, ठीक है, इस तरह का। आपकी एनसीईआरटी यहां पर और नाम भी लेती है, महामंडलेश्वर। क्या लेती है, महामंडलेश्वर, द रूलर ऑफ द ग्रेट सर्किल या रीजन, ये बोला गया, महासामंताज, महामंडलेश्वर, ये टाइटल्स अडॉप्ट कर लिए। अब सोचो क्या हो रहा है यहां पर, सिनारियो समझना। राजा थे, लेकिन राजा के जो यहां पर लैंडलॉर्ड्स थे, जो यहां पर वॉरियर चीफ्स थे, वो बड़े पावरफुल हो रहे हैं धीमे धीमे। अब कहानी सिंपल है, जब ये लैंडलॉर्ड पावरफुल होंगे तो यही कुछ ना कुछ तख्ता पलट करने वाले होंगे। कहानी समझ में आ रही है ना, क्या होने वाला है। कहां से ये राष्ट्रकूटास, कहां से ये आपको मिलने लगे, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। तो ये आपकी एनसीईआरटी यहां पर ही बोलती है। तो कभी कभी आप देखोगे कि ये अपनी अब इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर करेंगे, समटाइम्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, नोट कर लीजिए, समटाइम्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, समटाइम्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से यहां पर आपको ये सिनेरियो देखने को मिला। बढ़ा लीजिए मेरे साथ, आप इसको कर लीजिए ताकि
आपको इसको याद करना आसान रहा है। एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ दे रखा है मोटा मोटा, मतलब लाइक बहुत इतर बितर और मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे रखा है कि याद करना मुश्किल, लेकिन आप यहाँ याद लिख लीजिएगा। मैंने क्या बताया, ये जो वॉरियर चीफ्स थे ये अपने आप को पावरफुल हो गए थे और कभी कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर रहे थे, है ना। और यही तक पलट करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। एक लिखिए, देखो चालुक्यास थे कर्नाटका के, चालुक्यास थे कहां के, कर्नाटका के थे सर, ठीक है, बताया मैंने आपको। अब इनके अंडर कौन था, इनके अंडर थे यहां पर राष्ट्रकूटास। नोट करिएगा, ये फ्यूडिटरीज थे, यही मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। देखो अब यहां पर धीमे धीमे आ रहा है राष्ट्रकूटास, ये कहां पर थे, इन डेक्कन। अब यहां पर राष्ट्रकूटा का एक रूलर था, एक चीफ था, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था दांती दुर्ग। नोट करिएगा, ये इनका यहां पर चीफ था। अब इसने क्या किया, इसने यहां पर इन पे एक तरह से क्या कर दिया, आप देखोगे ओवरथ्रू कर दिया। तो चालुक्यास को ओवरथ्रू किसने किया, चालुक्यास को ओवरथ्रू किया दांती दुर्ग ने, राष्ट्रकूटास का था, उसने ओवरथ्रू कर दिया। अब ये एक्चुअली क्या थे, ये इनके अधीन थे, है, ये राजा थे और ये उनके अधीन थे, यहां पर फ्यूडिटरीज टाइप के थे। अब इन्होंने इसको यहां पर ओवरथ्रू कर दिया और ओवरथ्रू करने के बाद इन्होंने यहां पर एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको बोला जाता है हिरण्यगर्भा। नोट किया जाए, overthrew them and performed ritual और एक रिचुअल परफॉर्म किया। अब इसका नाम क्या है, हिरण्यगर्भा। जब ये रिचुअल अगर कोई ब्राह्मणा के साथ परफॉर्म किया जाता है तो ये माना जाता था कि भाई रीबर्थ हो गया ऑफ द सैक्रिफाइसर। मान लीजिए कि भैया ये जो फ्यूडिटरी थे, अब वो अगर क्षत्रिय नहीं भी थे, फॉर एग्जाम्पल नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने इसको मार दिया और ये जो रिचुअल हुआ उसके तहत ये था कि भैया जिन्होंने मारा है वो फिर से रीबर्थ, जिनको मारा है वो फिर से रीबर्थ हो गया, लेकिन ये अब रूल करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से जो यहां पर रिचुअल था, रिचुअल का नाम लिखिए हिरण्य गर्भ। ये एक रिचुअल था और जब ये होती थी ब्राह्मण के साथ तो यहां पर माना जाता था कि रीबर्थ हो गया है, रीबर्थ किसका, ऑफ सैक्रिफायर, फायर। बात समझ में आ गई, ये चीज यहां पर मानी जाती थी, ठीक है। और जो रीबर्थ हो गया है वो एज क्षत्रिय हुआ है। इवन आप पहले क्षत्रिय के नहीं थे, लेकिन अब क्षत्रिय आप मान लिए जाएंगे एज क्षत्रिय, ठीक है। सोचो ना कि भैया अब ये बन गए ना, इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया तो क्षत्रिय मान लिए गए। एक तो कहानी, एक तो एग्जाम्पल ही है। दूसरा आप देखोगे गुर्जर प्रतिहार की कहानी में यहां पर आता है। देखो एक नाम था कदंब मयूर आश्रम, स्पेलिंग देखिएगा एक बार, मयूर आश्रम। और दूसरा एक नाम और थे गुर्जर गुर्जरा प्रतिहारा। अब ये ब्राह्मणा थे एंड दे टुक अप द आर्म्स, ये ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने आर्म्स उठा लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये लोग आ गए, ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी एक नाम और लेती है हरिचंद्र, आपकी एनसीईआरटी एक नाम और लेती है, उसको लिख लीजिएगा, दैट इज हरिचंद्र, ठीक है। तो बताया मैंने आपको कि ये लोग क्या हैं, दे वेर बेसिकली यू विल सी व्हाट, कि भैया ये लोग क्या है, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो उनके प्रोफेशनल था उनको गिव अप कर दिया, गिव अप ट्रेडिशनल प्रोफेशन। इनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था वो उन्होंने इसको गिव अप कर दिया और उसकी जगह क्या किया, टुक आर्म्स, हथियार उठा लिए, टुक आर्म्स। इस तरह से यहां पर देखिए गुर्जर प्रतिहार का सीन में आता है और इस तरह से यहां पर आप देखिए तो राष्ट्रकूटास का सीन में आता है। तो उन्होंने यहां पर स्टैब्लिश किया अपना किंगडम, जो आपको कर्नाटका और राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। तो कयूर, ये आपका कदंब मयूर आश्रम जो है वो एक ये नाम है, ये नाम अलग है, ध्यान रखिएगा, ये नाम अलग है, ये नाम अलग है, ये दोनों इन्होंने अपना यहां पर सेटलमेंट किया, अपना यहां पर किंगडम स्टैब्लिश किया। तो गुर्जर प्रतिहार कैसे सिनेरियो में आए वो मैंने आपको यहां पर बताया। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटास कैसे आ गए, इससे पहले देखो मैंने क्या कहा था, इससे पहले मैं कहा था चालुक्यास थे, उसके बाद राष्ट्रकूटास आए, कैसे आ गए भैया, ये इनके फ्यूडिटरीज थे
ठीक है, और इनके ही इसका राष्ट्रकूटा का दांती दुर्ग राजा था, दांती दुर्ग था, उसने ओवरथ्रो कर दिया। तो इनके बाद चालुक्य, इसके बाद वहां पर कौन आ गया, वहां पर राष्ट्रकूटाज आ गए। ये कहानी क्लियर हो गई किस प्रकार से सिनेरियो यहां पर चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही यहां पर चीजें चेंज होना शुरू हो गई थी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जरा लिखिए, हेडिंग रहिए यहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। भाई जाहिर सी बात है, अब आपको इस वक्त का यह भी समझना पड़ेगा किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। जरा समझिएगा, सुनिएगा। देखो यार, अब क्या हुआ कि भाई यहां पर जो नए नए राजा बने, जो नए किंग्स बने, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अलॉट करना शुरू किए। जैसे आप देखोगे तो महाराजा धीराज, ठीक है, इन्होंने आप बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो लेना स्टार्ट कर दिए। महाराजा धीराज हो गया, इस तरह का टाइटल हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि स्टिल अगर ये फिर भी राजा थे, लेकिन फिर भी ये अपनी पावर शेयर करते थे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। उसके अलावा आप देखोगे तो जो रेवेन्यू था वो कहां से आने लगा, वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ट्रेडर से रेवेन्यू आ रहा था, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे आ रहा है। जैसे पीजेंट्स हो गए, कैटल हर्डर्स हो गए, इनसे यहां पर रेवेन्यू लिया जा रहा है। ये जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल कहां कर रहे थे, इसका इस्तेमाल कर रहे थे लड़ाइयों को लड़ने में, इसका इस्तेमाल कर रहे थे किंग की जो पॉलिसीज है, जो उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारा चीज यहां पर हो रहा था। और उसके अलावा जो फंक्शनरीज थे जो इन टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे थे, वो दो तरीके से रिक्रूट होते थे। या तो वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते थे, या फिर वो हेरिडिटरी होती थी। एक बार इसको यहां पर नोट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो रहा था, तो चीजें आपको थोड़ी समझ में आने लग जाएंगी। देखिए चलिए, देखिए पहला पॉइंट पे आइए। न्यू किंग्स अडॉप्टेड, फर्स्ट पॉइंट, अडॉप्शन ऑफ टाइटल्स, अडॉप्शन ऑफ टाइटल्स बाय न्यू किंग्स, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भैया ये भले ही राजा थे, लेकिन ये अपनी पावर शेयर करते थे। शेयर्ड पावर विद देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो उनके सामंत थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उनसे ये पावर शेयर करते थे। नंबर 2, जो रेवेन्यू था वो कहां से ऑब्टेन होता था, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से हो रहा है, प्रोड्यूसर से हो रहा है। प्रोड्यूसर्स कौन कौन, जैसे पीजेंट्स हो गए, जैसे कि पीजेंट हो गए, जैसे कि कैटल हर्डर्स हो गए, इनसे हो रहा है। ठीक है, और कहां से हो रहा है, ट्रेडर से हो रहा है, इनसे भी रेवेन्यू यहां पर कलेक्ट हो रहा है। फिर रेवेन्यू का इस्तेमाल कहां हो रहा है, थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू यूज्ड। अच्छा, ध्यान रखना कि जो रेवेन्यू यहां पर ऑब्टेन हो रहा है प्रोड्यूसर से और ट्रेडर से, कभी कभी ये रेवेन्यू एज रेंट लिया जाता था, एज रेंट, कि भैया तुम जमीन पे काम कर रहे हो हमारी, तो भैया तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी होता था। अब जो रेवेन्यू यूज कहां होता था, रेवेन्यू का इस्तेमाल यहां पर ये लोग करते थे। नंबर 1, किंग की यहां पर जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स थे, उसमें किंग्स के जो स्टैब्लिशमेंट थे, टेंपल्स बनाया था, यहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किंग करा रहा था, उसमें पैसा यहां पर इनसे लिया गया पैसा इस्तेमाल हो रहा था। किंग्स स्टैब्लिशमेंट, किंग्स स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, नंबर 1। और दूसरा जो उनका यूज हो रहा था, फाइट वॉर्स, लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। अब जो फंक्शनरीज थे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, वो कहां से आ रहे थे, फंक्शनरीज जो कलेक्टेड टैक्स वो कहां से आ रहे थे, वो दो जगह से आ रहे थे। या तो वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते थे, किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को बिलोंग करते थे टैक्स कलेक्ट करने वाले, या फिर ये टैक्स कलेक्टर की जो डेजिग्नेशन या पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। ये था एडमिनिस्ट्रेशन जो किंगडम में हो रहा था। बात समझ में आ रही है? यह तरीका जो एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम के अंदर हो रहा था। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब यहां पर आप हेडिंग डालिए प्रशस्ति। कई बार आप पढ़ चुके हो प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कहानी इसमें है नहीं। प्रशस्ति मतलब समझते हैं आप, इंस्क्रिप्शंस में प्रशस्ति लिखी जाती थी, पोएम्स होती थी। ठीक है, और राजा क्या करते थे कि वो जो ब्राह्मण थे उनको रिस्पेक्ट में या उनकी चीजों उनको रिस्पेक्ट के लिए लैंड ग्रांट्स करते थे। क्या करते थे? लैंड ग्रांट किया करते थे। ठीक है,
और ऐसे ही यहां पर एक पोएम है जिसके बारे में हमको पता चलता है, जो नाम है उस पोएम का राज तरंगनी, इसको कल्हाण ने लिखी है, ठीक है। और ये जो पोएम है ये बेसिकली जो राजा थे कश्मीर के उनके बारे में बताती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है प्रशस्ति के थ्रू, लैंड ग्रांट्स के थ्रू, ठीक है। तो प्रशस्ति हमको क्या क्या चीजों के बारे में बताती है, लिख लीजिए यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमको प्रशस्ति के थ्रू। यहां पर नंबर 1 प्लीज राइट, फर्स्ट टेल्स अस how the kings want them to be described, कैसे उनको डिस्क्राइब किया जाए वो हमको प्रशस्ति बताती है। बड़े बड़े भयानक भयानक वर्ड लिखे रहते थे कि भैया किंग बहुत वैलर वाला है, किंग ऐसा है, किंग वैसा, ही सब चीजें यहां पर होती थी, ठीक है। अब ये जो प्रशस्ति है इन्हें कंपोज कौन करता था, ब्राह्मण्स के द्वारा, कंपोज बाय ब्राह्मण्स। अब देखो प्रशस्ति को बना कौन रहा है, कौन लिख रहा है, कौन कंपोज कर रहा है, ब्राह्मणास। अभी बताओ कि अगर जो प्रशस्ति में ब्राह्मणास कंपोज कर रहे हैं उसमें किंग्स कैसा चाह रहे हैं, कैसा उनको बताया जाए, तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण्स की पोजीशन जो अच्छी होगी, और यही ब्राह्मणास थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में काम हेल्प करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में यहां पर हेल्प कर रहे थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प लिख दीजिए आप, ऐसा कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको यहां पर, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि किंग्स जो हैं यहां पर क्या कर रहे थे, आपकी एनसीईआरटी कह रहा है किंग्स रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मणास को बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अब चूंकि इज्जत बहुत थी ब्राह्मणास की, तो किंग क्या करते थे, किंग्स क्या करते थे, रिकॉर्डेड, या किंग्स क्या कर रहे थे, ब्राह्मणास को क्या कर रहे थे, ऐसे लिख लो आप, किंग्स ब्राह्मणास को क्या कर रहे हैं, लैंड ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है ना, लैंड ग्रांट कर रहे हैं। अब ऐसे ही यहां पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि भाई एग्जाम्पल देखिए कि यहां पर एक पोएम थी जिसको नाम नहीं आया है, खाली राइट ऑथर का नाम आया है, इसको बोलते हैं राज तरंगनी, राज तरंगनी। दिस इज रिटन बाय हुम, कल्हाण। कल्हाण स्पेलिंग का ऊपर नीचे हो जाए तो भैया गुस्साना मत। ये एक तरह से मैंने बताया ये हिस्ट्री है किसकी, ये हिस्ट्री है किसकी, उन राजाओं की, रूलर्स हु रूल्ड कश्मीर, या किंग्स हु रूल्ड कश्मीर, जो राजा कश्मीर को रूल कर रहे थे, ये उनकी हिस्ट्री है, नोट किया जाए। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स में आपको इतना ही लिखना है, यहां पर इसको नोट कर लिया जल्दी से पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कहानी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो यहां पर लैंड ग्रांट्स करी जा रही हैं ये कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी, ठीक है ना, ये कॉपर पे रिकॉर्ड करी जाती थी। मैं दिखा देता हूं आपको कैसे रिकॉर्डिंग यहां पर हो रही है। देखिए, ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां लिखा रहा हूं ना मैं, लैंड ग्रांट हो रही है, तो इस लैंड ग्रांट के बारे में इसको रिकॉर्डेड ऑन कॉपर, रिकॉर्डेड ऑन कॉपर लीव्स, और वो कैसे दिख रही हैं आपको, कुछ इस प्रकार की आपको यहां पर दिख रही हैं, इस प्रकार की कॉपर है, क्लियर है। अच्छा, इसके लिए और यहां पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि मैं इन टैक्सेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भाई टैक्सेस भी इंपोज किए गए थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको टैक्सेस भी देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है, अब इंस्क्रिप्शन क्या बता रहा है, इंस्क्रिप्शन बता रहा है द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, रिफर मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। 400 से ज्यादा टर्म्स यहाँ यूज किए गए टैक्सेस के लिए। जैसे मोस्ट जो कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड था टैक्स के लिए वो क्या है, वेट्टी। अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा वेट्टी को लेकर, ठीक है। कितने ज्यादा टैक्स लग रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आप रेवेन्यू ले रहे हो ना, पीजेंट से ले रहे हो, ट्रेडर से ले रहे हो, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, इनको टैक्स ही पे करना है, तो बहुत प्रकार के टैक्सेस के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये क्या था, वेटी, यही पूछेगा, टैक्स टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये था वेटी। कैश नहीं लेंगे टैक्स, बदले में आपको लेबर प्रोवाइड करना है। एंड जैसे एक टैक्स और दिख रहा है आपको, कदमाई, ये क्या था, ये लैंड रेवेन्यू था। सो ये भी टैक्स जो है वो लिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे और भी टैक्स थे जो यहां पर इंपोज किए गए थे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था।
अब जैसे इंस्क्रिप्शन जहां पर और भी चीजें कहती हैं, देखो प्रशस्ति यहां पर और भी चीजें बताती हैं। जैसे मैं आपको प्रशस्ति के बारे में बताया, प्रशस्ति क्या बता रही है, नंबर 1 कि राजा कैसे चाहते हैं कि कैसा उनका यहां पर उनको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उनको किन नामों से बुलाया जाए, बड़े बड़े टाइटल्स राउट कर लिए उन्होंने, ठीक है। रेवेन्यू कहाँ, ये सब कहाँ, ये प्रशस्ति बताती है क्या कि भैया ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रशस्ति में लिखा हुआ, उसको ब्राह्मण्स कंपोज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हेल्प करते थे, ठीक है। जो किंग्स हैं वो ब्राह्मण्स के लिए लैंड ग्रांट करते थे, ठीक है। ब्रह्मदया बोलते हैं, ब्रह्मदया, ठीक है, अभी आएगा आगे। तो ये सब चीजें यहां पर रिकॉर्ड भी करी जाती थी कॉपर पे। क्लियर हो गया। तो देखो ये आपको यहां पर दिख रहा है कैसे यहां पर लिखा हुआ, मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिज। बहुत सारे रूलर्स जो है वो अपनी प्रशस्ति में अपने अचीवमेंट्स को बताते थे। जैसे हम लोगों ने और प्रशस्ति पहले हमने पढ़ ली है, ठीक है। जैसे हमने कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमको उसके बारे में मिलती है। अब देखो एक और प्रशस्ति है जो हमको ग्वालियर से मिलती है, मध्य प्रदेश में लाई करता है ग्वालियर, वहां से मिलती है, और वो नागभट्ट जो कि एक प्रतिहार राजा था, गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हो भी बताया, तो प्रतिहार का राजा था जिसको नाम था नागभट्ट। नागभट्ट के एक्सप्लॉइट्स के बारे में हमको ये प्रशस्ति जो मिलती है ग्वालियर में, वहां से पता चलता है। एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भाई, ये नागभट्ट का जो आपको इंस्क्रिप्शन है कहां मिल रहा है, ठीक है, वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में है, वो उसके एक्सप्लॉइट्स के बारे में बता रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रशस्ति, ठीक है ना। और ये संस्कृत में लिखी गई प्रशस्ति है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखी गई ये प्रशस्ति। कभी आपको लैंग्वेज ट्री पूछ सकता है किस में लिखी गई है। द किंग्स ऑफ आंध्रा, ठीक है, सिंध, विदर्भ जो आज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, कलिंग फॉल बिफोर हिम इवन ही वॉज अ प्रिंस। तो इस तरह की चीजें यहां लिखी हैं, और क्या क्या उसने किया नागभट्ट ने, ये सब आपको यहां पर इसमें बताया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, जब लैंड ग्रांट करी जा रही है उस ब्राह्मणा को, तो लैंड के साथ साथ क्या क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वी हैव डिमांड, देखो क्या क्या जाएगा, ही हु रिसीव्स द लैंड वो टैक्स कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम इट। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इंपोज बाय जुडिशियल ऑफिसर। मान लीजिए आपने कुछ क्राइम कर दिया, जुडिशियल ऑफिसर ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, वो भी या फाइन के रूप में, टैक्स तो नहीं है फाइन, तो फाइन को कलेक्ट करने का भी राइट आप ही का होगा। यानी जिसको लैंड ग्रांट करी गई थी उस वक्त के टाइम, ध्यान रखना किस वक्त की बारे में बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी में, जब राजा लोग थे ना, जिनके अधीन कौन आगे आते थे, वो आते थे उनके जो बिग लैंडलॉर्ड्स आते थे, है ना, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था उस वक्त, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो भैया जिनको ब्राह्मणास को ये लैंड ग्रांट करी गई, तो वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो फाइन कलेक्ट करेंगे अगर जो जुडिशियल ऑफिसर फाइन उन पे लगा देता है, ठीक है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, उस जमीन पे वो बड़ी बड़ी कमरे बना सकते हैं, विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग्ड आउट। ही कैन प्लांट ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस प्लांट कर सकते हैं अगर नेसेसरी। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहां दी गई है कि जब लैंड ग्रांट करी जाती थी उस वक्त, तो लैंड के साथ जो भी राइट्स होते थे वो भी ब्राह्मणा को मिल जाते थे, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर जो है वो याद रखनी है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में अब जो आपकी अगली हेडिंग है वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ध्यान रखना, वॉरफेयर फॉर वेल्थ को मैं पढ़ा चुका हूं जब मैं आपको ये ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बता रहा हूं, क्योंकि वेल्थ के लिए यही लड़ाई हो रही थी 7th सेंचुरी में। मैंने आपको मोटा मोटा पहले बता दिया, जस्ट दे दिया पूरे चैप्टर का क्या कैसे क्या है। अब कहानी बाद में आ रही है, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यहां पर वही बातें आएंगी अबाउट पृथ्वीराज चौहान, कैसे उसने किया, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल आएगा, कैसे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हो रही थी। तो मतलब वेल्थ के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, कन्नौज के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब उसको स्किप करते हुए, मतलब क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, नाउ प्लीज गिव द हेडिंग अ क्लोजर लुक। किस पे, चोलास पे। और चोलास की जब कहानी शुरू होगी तो ये होगी उरायूर से, उरायूर, और ये कहानी इनकी चलती है टिल, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम उरायूर से आपकी जो एनसीईआरटी यहां कहती है, उरायूर से स्टार्ट होती है, फ्रॉम उरायूर। अभी आप देखोगे आगे जाएगा, नाम आएगा इसका, अभी आप इसको यहां से मिटा लो। क्लोजर लुक चोलास का हम यहां देखने जा रहे हैं। अब पहले समझो ये चोलास कौन से थे। अब यहां चोलास कैसे आ रहा है, देखो यार, जब मैंने आपको चेरास, चोलास और पांड्यास बताया था, तो मैंने कहा था कि भाई वो चेला चोरा पांड्या 2200 से लेकर कुछ 1800 एडी तक, 1800 तक वो आपको, सॉरी एडी कह रहा हूं, 2200 से लेकर 1800 बीसी तक आपको मिलेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वाले चेरास। फिर मैंने कहा था कि पल्लवास, चालुक्यास आए, ये 1500 के आसपास रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये चोलास कौन से हैं, सवाल ये है, क्या ये वही चोलास है?
उस वक्त वो चोलाज उतने पावरफुल नहीं थे जो पहले के थे, लेकिन बाद में ये इंपीरियल चोलाज हुए क्योंकि ये बाद में एम्पायर बना पाए जाके। और एम्पायर कैसे बनाए, अब देखो यहां पर एक रीजन था जिसको यहां पर हम कह सकते हैं कि एक नदी बहती है कावेरी बेल्ट के अराउंड, और वहां पर एक वहां पर रूलर था, यहां पर फैमिली रूल कर रही थी, जिसका आपको एनसीईआरटी नाम लेता है मुत्तराय्यर। इसको अलग से लिख लीजिए, मुत्तराय्यर लिखिएगा। और ये कहां पर है, कावेरी बेल्ट पे, कावेरी बेल्ट में ये फैमिली यहां पर रूल कर रही थी, ठीक है। और ये कौन थे, ये बेसिकली सबऑर्डिनेट थे। किसके सबऑर्डिनेट थे, लिखिएगा, सबऑर्डिनेट टू कौन, पल्लवा किंग, सबऑर्डिनेट टू पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। कहानी समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है। देखो यार बस चोलास को लेकर कैसे यहां पर ये इंपीरियल चोलास आए, समझो। कावेरी बेल्ट, कावेरी नदी है, काफी फर्टाइल नदी है। कावेरी की जो नदियां हैं, जाहिर सी बात है उसके कावेरी की काफी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं, तो काफी सारी नदियां जो है स्ट्रीम्स निकलती हैं कावेरी से, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया था बड़ा ही फर्टाइल एरिया था। जब भी फर्टिलिटी आएगी जहां पर क्वेश्चन में, वहां पर बड़ा ही सवाल होगा लड़ाई का। तो चोलास पहले छोटे से एरिया तक थे, उरायूर में थे वो लोग, ठीक है। और इस अब यहां क्या हुआ देखो जरा, यहां पर कौन था, मुत्तराय्यर कावेरी बेल्ट में रूल कर रहे थे, ये सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम के, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ देखिएगा, विजयला, विजयला नोट कर लीजिएगा, विजयला। पूरा साउथ इंडिया की चेन्नई एक्सप्रेस चल रही है, समझ रहे हो, कहानी कुछ प्रकार की है। अब विजयला ने क्या किया, ये चोलास की चोला का ये एक तरह का फाउंडर था, ठीक है। ये चोलास को बिलोंग करता है, और ये कहां पर था, ये उरायूर में था, ये उरायूर में था। विजयला यहां क्या करता है, विजयला कैप्चर कर लेता है इस पर्टिकुलर कावेरी बेल्ट को, ठीक है। विजयला क्या कर रहा है, कैप्चर कर लिया इसने, कैप्चर्स कावेरी बेल्ट को उसने कैप्चर कर लिया, और कावेरी बेल्ट को कैप्चर करने के बाद वो यहां पर कब्जा बना लिया कावेरी बेल्ट पे। कावेरी बेल्ट क्या था, फर्टिलिटी था बहुत, अब यहां पर चांसेस थे ग्रो करने के, और वह उसने फायदा उठाया और यहां से चोलास को उसने ग्रो करना शुरू किया। चोलास का जो बड़ा चीज यहां पर डेवलपमेंट आता है, वो दो चीजें आती हैं। अब विजयला ने क्या किया, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। एक तो उसने यहां पर टाउन बनाया, बिल्ड द टाउन ऑफ, नोट करिएगा, built the town of थंजावुर। एक तो उसने टाउन नहीं बनाया, और दूसरा उसने यहां पर एक टेंपल बनाया, टेंपल ऑफ गॉडेस, नोट करिएगा, टेंपल ऑफ गॉडेस, टेंपल ऑफ गॉडेस। नाम क्या है उसका, नोट करिएगा, आपके एनसीईआरटी इसका नाम बताती है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, निशुंभा सुदिनी, निशंभ सुदिनी, ये टेंपल बनाया। अब विजयला को फाउंडर कहा जाता है कि भाई चोल जो अंपायर यहां पर बन रहा है वो उसके फाउंडर है। लेकिन आप देखोगे कि जो मेन रूलर्स आए चोलास के, जिनके टाइम पे चोलास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे गया, वो कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा राजेंद्र या राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, और बाद में आपको मिलेंगे राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने फिर राजराज प्रथम की जो भी पॉलिसीज थी उसको आगे बढ़ाया, पर राजराज प्रथम ने बहुत ही बढ़िया यहां पर जो है वो नींव डाली थी, ठीक है। अब राजराज प्रथम जो है ये राजा बनते हैं इन 1985, किंग इन 1985, ठीक है। अब ये जो किंग है, इन्होंने यहां पर एक टेंपल का एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो इन्होंने क्या किया, राजराज प्रथम का जो कहानी आती है वो ये आती है कि इन्होंने यहां पर टेंपल ऑफ थंजावुर बनाया। ये आपका टेंपल कौन सा है, थंजावुर, ये हाँ टेंपल ऑफ थंजावुर, टेंपल ऑफ थंजावुर, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम वन ने यहां पर टेंपल बनाया, टेंपल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम,
ये सिटी बनाया और फिर यहां पर टेम्पल बनाया। ठीक है, ये कहानी आपको चोलास की याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि विजयाला के बाद बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए जो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं और वो एक्सपैंड भी करते हैं चोलास का। अब चोलास यहाँ एक्सपैंड करते हैं तो यू विल सी कि जो विजयाला के सक्सेसर थे वो पांड्याज, पल्लवाज, इन सब के एरिया को भी कॉन्कर करना स्टार्ट करते हैं। पांड्याज जहाँ चोलास थे, चोलास के अगर आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओगे तो वहाँ पांड्याज थे, और उनके नॉर्थ में चलाओगे तो वहाँ पल्लवाज थे। ठीक है, तो वो इनको भी यहाँ पर कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, वो इनको भी यहाँ पर कैप्चर कर रहे थे। ऊपर आपको मिलेंगे, अगर आप देखोगे साउथ में, तो साउथ में कौन था इनके, यहां पर आपको मिलेगा पांड्याज, और इन्हीं के आप यहां नॉर्थ में आ जाओगे, साउथ में नॉर्थ में आ जाओगे तो यहां पर आपको मिलेंगे कौन, पल्लवाज। तो इनके एरिया को भी कैप्चर कर रहा था। अब जरा सोचो, इमेजिन करो साउथ इंडिया को, एक बार पहले दिमाग में इमेजिन करो साउथ इंडिया को, पिक्चर काफी क्लियर होगी। साउथ इंडिया को इमेजिन कर लिया। अब साउथ इंडिया को इमेजिन करने के बाद आप सोचो कि भाई कहां पर चोलास थे, कहां पर चेरास थे और कहां पर पांड्यास थे। ठीक है सर, याद आ गया। फिर याद करो पल्लवाज और चालुक्यास को। ठीक है सर, फिर हमने कहा कि अब आएंगे इंपीरियल चोलास। चोलास आपको देखेंगे कहां पर, कहां दिख रहे हैं, उरायूर। ठीक है, ये एकदम तमिलनाडु के एरिया में आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, आंध्रास के एरिया में आ गया। अब ये क्या किया इन्होंने जो कावेरी बेल्ट के अराउंड ये मुत्तरायार थे, इनको कैप्चर किया और यहाँ पर अपनी ग्रोथ पकड़ बनाई, और पकड़ बनाने के बाद यहीं से एक्सपेंशन शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा फर्टिलिटी थी, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा यहाँ पर वेल्थ थी, जिसकी वजह से ग्रो करने लगे। इन्होंने क्या किया, इनके सक्सेसर्स ने क्या किया, अपने इर्द गिर्द के एरिया को कैप्चर करना शुरू किया। इर्द गिर्द में कौन था, चोलास के आप साउथ में जाओगे तो पांड्यास रूल कर रहे थे, नॉर्थ में जाओगे तो पल्लवास थे वहां पर। इनके एरियाज को भी उसने कैप्चर करना शुरू किया। और क्लाइमेक्स कब आया, क्लाइमेक्स आया राजराज 1, ये 1985 में जब किंग बना, तो उसके बाद बड़ा ही उसने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कराया, नोन फॉर हिज वेल्थ एंड वेरी गुड पॉलिसीज। क्लाइमेक्स पे ले गया चीजों को एकदम, है ना। टेंपल बनाया, टेंपल ऑफ हंजावुर एंड गंगाईकोंडाचलम। तो क्लोजर लुक ऑफ चोलास जो मैं आपको एरो बना रहा था, एक तरफ उरायूर और एक तरफ थंजावुर। तो फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर ये कहानी कैसे पहुंची, ये यहां बताया जा रहा है। ठीक है, इसके आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब राजराज प्रथम जो था, राजराज प्रथम ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, खाली इंडिया के अंदर एक्सपेंशन किया, इसके अलावा इसने बाहर भी एक्सपेंशन किया। जैसे कि आपको श्रीलंका मिलेगा, श्रीलंका में भेजा, ठीक है, वहां के राजा को हरा दिया। साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज पे उसने कॉन्कर किया, कैप्चर किया। और कैसे किया, नेवीज भेजी। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है कि भाई साउथ इंडिया का ये रूलर था जो नेवीज रख रहे थे, तभी तो दूसरे कंट्री में जा पाए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए यहां पर। अब तो ये है वो एरिया बेसिकली जहां आप देख सकते हो चोलास थे। ये जो आपको यहां पर बाइफर्केशन दिख रहा है, ये देखिए यहां पर अब चोलास का लिखा हुआ है, और ये पूरा एरिया है जहां पर अब ये रूल कर रहे थे ये लोग, चोलास। बड़ा लंबा चौड़ा अंपायर। नॉट ओनली दिस, अभी तो आपको खाली इतना दिख रहा है, इनफैक्ट श्रीलंका को भी उन्होंने कब्जा लिया यहां पर। ठीक है, इसके अलावा इधर जितने भी कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, उनको भी यहां पर कैप्चर किया उन्होंने। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर ये एरिया हो ही गया, ये तो आपको दिख ही रहा है जो इंडिया के अंदर किया। इसके अलावा यहां पर श्रीलंका को भी कैप्चर किया, इसके अलावा जो भी यहां पर आगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उसको भी यहां पर कैप्चर किया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी कैप्चर्ड। मतलब एक्चुअली पर ये इन पे इनडायरेक्टली रूल नहीं, डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। ठीक है ना, इनडायरेक्ट रूल था, बस इन्होंने यहां पर इसको कंट्रोल में लाए अपने। ठीक है, अब देखो ये टेंपल भी है, जो टेंपल मैं आपको बताना चाह रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंपल। ठीक है, आपको ये भी देखने को मिल रहा है जो बनाया गया था चोलास के टाइम पे। ठीक है, अब देखो जरा कहानी यहां पर क्या है। चोला का जो टेंपल था उसके अराउंड बहुत सारी चीजें होती थी, समझना जरा बात को। चोलास टेंपल या चोला टेंपल्स, चोला टेंपल्स, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर नोट करनी है। चलिए देखिए, नंबर 1 फर्स्ट अब देखो जो चोला के टेंपल्स थे वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स बन गए। न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स का मतलब क्या हुआ, मतलब अब हर चीजें जो है, सब ज्यादातर लोग जो है इन टेंपल्स के अराउंड वो बसने लगे। जैसे आपने देखा ना, लोग नदी किनारे बसते थे, चोला के रूल में टेंपल्स के अराउंड लोग जो है बसने लगे। यहां पर असली सेटलमेंट्स होने शुरू हो गए, इसके इर्द गिर्द जो जमीनें थी वहां पर लोग बसने लगे। अब खाली इतना ही नहीं हुआ, ये जो चोला के टेंपल्स थे, दे बिकेम द सेंटर ऑफ व्हाट, दे बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ,
दे बिकेम द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, दे बिकेम द सेंटर ऑफ कल्चरल लाइफ। सब चीजें अब आपकी यहीं से चल रही हैं, सब चीजें अब आपकी टेम्पल से चल रही हैं। देखो इकोनॉमिक लाइफ, तभी तो भाई यहां पर साउथ इंडिया में सोना रखते थे, और इसीलिए जो फॉरेन आक्रमण हुआ था, जैसे कि गौरी का भी हुआ, गजनी का भी हुआ था, महमूद ऑफ गजनी का, तो उसने टेम्पल्स पर आक्रमण किया था, क्योंकि टेम्पल्स काफी रिच थे उस वक्त। समझ में आ रहा है आपको? चोला के टेम्पल्स का न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट था, जैसे कि सब चीजें टेम्पल्स के अराउंड होने लगी। टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए टेम्पल्स को, चूंकि इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, उसी के अराउंड लोग रह रहे हैं, तो टेम्पल्स बड़े भव्य बनाए गए, बड़े ही शानदार और बड़े आलीशान वहां पर टेम्पल्स यहां पर बनाए गए, जिनका आप देखोगे तो उनकी आपको जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सेंटर ऑफ आपकी सोशल और कल्चरल लाइफ बन गए। इसके अलावा आपको पॉइंट नंबर सी, यहां पर क्राफ्ट भी सेंटर बड़ा ही भयानक आया, ये सेंटर ऑफ क्राफ्ट भी फॉर्म हो गए, सेंटर ऑफ क्राफ्ट फॉर्म हो गए। अब सेंटर ऑफ क्राफ्ट जब बने ये, तो भाई यहां पर ऐसी बहुत सारी ब्रॉन्ज की यहां पर जो चीजें हैं वो बनने लगी, और बहुत ही जो ब्रॉन्ज के आर्किटेक्चर होते थे बड़े ही फाइनेस्ट थे वर्ल्ड में, बड़े ही फाइनेस्ट माने जाते थे चोलास के अंदर। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसका एक बार बना लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। टेम्पल्स के बाद क्या मिलेगा? टेम्पल्स के बाद मिलेगा हमको एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब इसमें भी कुछ समझाने लायक ज्यादा है नहीं, कॉमन सेंस की बात क्या कहती है? कल्चर, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की। देखो जरा कितना सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हिस्ट्री में सब कुछ ऐसे ही होता है दोस्त, हिस्ट्री में बस कहानी में पात्र चेंज हो जाते हैं और कहानी का सिस्टम वही रहता है। अब एग्रीकल्चर इरिगेशन क्यों बढ़ेगा? लॉजिक लगाओ, कावेरी डेल्टा के अराउंड वो लोग, कावेरी बेल्ट के अराउंड वो लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना, तो भाई वहां पर कावेरी नदी है, कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, बढ़िया इरिगेशन होगा, कैनाल बनाओ, पानी का इरिगेशन होगा, सब कुछ होगा, तो खेती बाड़ी बड़ी अच्छी होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन में क्या हुआ, फिर देख लीजिए कैसे यहां पर एग्रीकल्चर इरिगेशन हुआ। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये लोग कहां रह रहे हैं? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन है कावेरी, कावेरी बेल्ट। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इरिगेशन इजी हो गया, इरिगेशन बढ़ गया। ठीक है ना, कैनाल्स फॉर्म होने लगी, है ना, चैनल्स, सब रिवर चैनल्स काफी ज्यादा थे, तो इनको काफी ज्यादा यहां पे हेल्प करे। आपकी एनसीईआरटी जो बोलती है वो बोलती है कि भाई सॉइल फर्टाइल मिला। कैसे पॉसिबल हुआ? फर्टाइल सॉइल हुआ। ठीक है ना, कैसे पॉसिबल हुआ? कि वहां पर मॉइस्चर बहुत था उसके अंदर, इसलिए सब चीजें क्या हुई? पॉसिबल हो पाई। ठीक है, इसके अलावा देखोगे क्या किया उन्होंने, इसके अलावा लैंड को आगे बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी कहता है कि भाई उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट क्लियर किए। नंबर 3 क्लियर्ड फॉरेस्ट, क्लियर्ड फॉरेस्ट। फिर क्या किया? लैंड को लेवल किया, लिखिएगा लेवल्ड लैंड। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने? क्या किया? एम्बैंकमेंट्स बनाए ताकि फ्लड ना आए। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए काहे के लिए? प्रिवेंट फ्लड्स, प्रिवेंट फ्लड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ये आपको ध्यान रखना है, इसका एग्रीकल्चर और इरिगेशन है, इसका यहां पर जरा बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा देखिए यहां पर एक सिंपल चीज और आखिरी चीज और बची हुई है, जिसके बाद हमारा चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए लिखिएगा, हेडिंग डालिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड, या सॉरी एग्रीकल्चर लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन। अब चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। अब देखो यार भाई, सिंपल सी कहानी है, जो लोग ज्यादा एग्रीकल्चर कर लेंगे अच्छा वो पावरफुल हो जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो कमजोर होंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ ज्यादा रटना है नहीं समझना सर, लॉजिक लगाना है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ? अब देखो यार, जो लोग पावरफुल हो गए, जो पावरफुल हो गए कैसे? एग्रीकल्चर, जो ऐसे लिख लो कि भैया जिन लोगों ने एग्रीकल्चर किया वो क्या हुए? पावरफुल हो गए। ठीक है, और कुछ लोग क्या हुए? कुछ वीक रह गए। तो वो वीक से क्या हुआ? वो पीजेंट्स रह गए। अब ये जो पीजेंट जहां जहां सेटल हो रहे थे, ये जो पीजेंट्स का सेटलमेंट जहां जहां हो रहा था, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोल रहे हैं उर। क्या बोल रहे हैं? उर। ध्यान रखना,
एक तो ये हो गया। ये कई सारे जो ग्रुप्स फॉर्म हुए और कई सारे जब सेटलमेंट्स हुए तो ये ग्रुप ने क्या फॉर्म किया, नोट करिएगा, इन ग्रुप्स ने फॉर्म किया नाडु। क्या फॉर्म किया, नाडु। तो उर हो गया, पीजेंट का सेटलमेंट। ग्रुप ऑफ कई सारे विलेजेस क्या बना रहे थे, नाडु बना रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उर हो गया, फिर नाडु हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अलावा जो फॉर्म हुए वो सभा फॉर्म हुई। सभा क्या हो गई, असेंबलीज। सभा क्या हो गई, असेंबलीज। इसके अलावा क्या फॉर्म हुई, नागरम। ये क्या हुए, ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ये कुछ तरीके थे, कुछ चीजें थी जो बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए चोला के अंदर, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। बात समझ में आ रही है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उर, नाडु, सभाज। अब सभा में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सभा के अपॉइंटमेंट के लिए लिखिएगा जरा, सभा के अपॉइंटमेंट के लिए कैसे होगा, सभा हेडिंग डाल दीजिए, सभा। अब सभा का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब देखो यहां पर कुछ चीजें पहले मिस आउट हो गई, पहले वो सुन लेते हैं। जैसे ये आपका नाडु बनाया, अब ये नाडु जो है दोस्त, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कर सकते थे। ठीक है, ये आपके जुडिशियल फंक्शंस भी कर सकते थे। ठीक है, ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, कलेक्टेड टैक्स, ये काम भी कर रहे थे। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो यहां पर नाडु कर रहे थे। अब क्या हुआ ये समझना है आपको कि भैया मैंने क्या कहा, पावरफुल, तो ये आपके रिच पीजेंट्स हो गए। ठीक है, और कुछ आपके वीक रह गए तो आपके पुअर पीजेंट्स हो गए। ठीक है, अब चोला किंग्स ने क्या किया, चोला किंग्स ने रिच लैंडलॉर्ड्स को रिस्पेक्ट में क्या किया, उन्होंने यहां पर कुछ टाइटल्स उन्होंने दिए। किसको, किनको, इन रिच लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, तो जो रिच आपके यहां लैंडलॉर्ड्स थे उनको या कुछ टाइटल दिए गए। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी यहां पर एक वर्ड यूज करती है, उसको आप लिखिएगा, वर्ड यूज कर रही है यहां पर क्या, मुवेन, MUVEN। एक बार देख लीजिए हाउ टू स्पेल इट, स्पेलिंग है मुवेंदवलम, मुवेंदवलम। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखोगे, जो एक वर्ड और यूज किया वो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, लिखिएगा अराइयार। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स टाइटल्स जो हैं वो यहां पर यूज किए गए थे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो यहां पर मुवेंदलम है उसका मतलब है पीजेंट सर्विंग 3 किंग, और अराइयार का मतलब चीफ से हो गया। ठीक है, अराइयार, आई एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी रखी मेरे सामने, चीफ और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। ठीक है, 3 किंग्स को सर्व कर रहा है, इस तरह के यहां पर टाइटल देगा। अब इसको नोट कर लीजिए, अब यहां पर ये पूरा हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्राह्मण थे ये क्या करते थे, इनको मैंने बताया, ये ब्राह्मण जो थे इनको लैंड ग्रांट करी जाती थी, तो इसको बुलाया जाता था ब्रह्मदया। आपके एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया, उसको देख लीजिएगा, ब्रह्मदया। ठीक है, अब हर ब्रह्मदया जो है वो सभा के बारे में देखता था। यहां पर इसको वर्ड यूज करिए, यहां पर आएगा ब्रह्मदया, ब्राह्मणदया। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मदया लैंड ग्रांट होता था, इसको कौन देख रहा है, हर ब्रह्मदया को कौन सभा देख रही है। ठीक है, अब इस सभा में कौन कौन होगा इस कमेटी के अंदर, ये लकी ड्रॉ होता था इसके लिए, लकी ड्रॉ, बहुत बढ़िया। क्या होता था, अब देखो जरा, देखो 3 पॉइंट्स हैं एंड देन दिस चैप्टर विल एंड। नंबर वन, सभा को लेकर क्या है कि भैया सेपरेट कमेटी बनाई जाती थी हर काम के लिए, सेपरेट कमेटी फॉर ईच वर्क। जैसे इरिगेशन के लिए अलग कमेटी बनाई जाएगी, गार्डनिंग के लिए अलग कमेटी, है ना, इरिगेशन के लिए अलग कमेटी बनाई गई। ठीक है, गार्डनिंग के लिए अलग कमेटी बनाई गई, टेंपल्स के लिए अलग कमेटी बनाई गई। तो अलग अलग कमेटी होती थी। अब कौन सी कमेटी में कौन मेंबर बनेगा, इसके लिए क्या होता था, लकी ड्रॉ होता था। लकी ड्रॉ, बढ़िया, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी कैसे देख रहे हैं, कौन मेंबर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करते थे कि एक यंग लड़के को वो बोलते थे कि भैया नाम निकालो। ठीक है, पिक अप अ नेम,
हर कमेटी के लिए, फॉर ईच कमेटी। इस तरह से चीजें चलती थी हर कमेटी के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहां पर नाम जो होते थे वो पाम लीफ पे लिख दिए जाते थे। एलिजिबिलिटी जो है कैसे निकाली जाती थी हर मेंबर की, एक यंग लड़के से कहते थे कि भैया अब एक बॉक्स के अंदर क्या पाम लीफ में नाम लिखे हुए हैं, कौन मेंबर होगा कमेटी का कौन नहीं होगा, वो यहां पर नाम पिकअप कर करके निकाला जाता था और फिर वो उस कमेटी का मेंबर हो जाता था। तो सभा का जो काम होता था वो बड़ा ही ऐसा काम था, कॉम्प्लेक्स वर्क, ऐसा लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स वर्क, मिक्स्ड वर्क, कई सारे चीजों पे वो काम करते थे, ठीक है। ये चीज है दोस्त सभा की। अब देखो यहां पर एक दो चीजें और बची हैं, ये वर्ड्स हैं जो आप कभी एग्जाम में यूपीएससी के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते, कभी भी। लोग कहते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं, देखो यहां से समझ में आ रही है। देखो चोला इंस्क्रिप्शन, सेवरल चीजें यहां पर, सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड यहां पर थी, जैसे कि देखो क्या, वेल्लन वेगाई, ये वो लैंड थी लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स की, ठीक है। ब्रह्मदेया बता दिया मैंने, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, ब्राह्मणास को लैंड गिफ्ट किया गया तो ब्रह्मदेया बोलते हैं, नॉन ब्राह्मण को दिया गया तो विलंग वागई बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर शलाभोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ये हो गया, ठीक है। फिर देखो देवदाना और तिरुनमत्तुकानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, एंड देन पलिच्छानंदम। अब कैसे याद करेंगे इसको, तरीका ये है कि बार बार इसको देखते रहिए तो आप यहां पर इसको याद कर लोगे। बात समझ में आ रही है? ये हमारा लास्ट था, इसके बाद चीजें खत्म हो गई हैं। सो लेक्चर भी यहीं पर एंड हो गया है दोस्त हमारा, ठीक है। अच्छा एक चीज जो वो है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंस्क्रिप्शंस पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि ये एक इंस्क्रिप्शन यहां पर मिला, ये इंस्क्रिप्शन देखिए उत्तराम्यूर इंस्क्रिप्शन है। अब ये जो उत्तराम्यूर इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में, ये चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वहां पर ये मिला, और ये इंस्क्रिप्शन बताता है कैसे सभा ऑर्गेनाइज होती थी, ठीक है। आप चाहो तो थर्ड पॉइंट यहां पर लिख लो, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो, लास्ट पॉइंट को यहां मेंशन करके खत्म कर सकते हो। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है कहां मिला हमको, चिंगलपुट तमिलनाडु में, और ये बताता है हाउ सभा ऑर्गेनाइज्ड, कैसे सभा यहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुई। देखो यार मैं जानबूझ के आपको पहले इनिशियली मैंने आपको सारा आउटलाइन क्रिएट कर दिया ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहें, ठीक है, कि कैसे कैसे आउटलाइन है, उसके बाद फिर मैं एंटर किया हूं, ठीक है। होपफुली कुछ अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगी भी होगी तो वो देखो इस स्लाइड पे तो नहीं लगी होगी, क्लियर हो गया होगा, ना ही इस स्लाइड में लगी होगी, ये भी क्लियर हो गया होगा, ना यहां लगी होगी, ना यहां पर लगी होगी, कैसे ये प्री मिडिल पीरियड चल रहा है ना, कैसे इस्लामिक रूल आ गया, स्लेव डायनेस्टी किस प्रकार से स्टैब्लिश हो गई, वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर मैं इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी में बताया मैंने, राजा थे, उनके फ्यूडिटरीज थे, क्या उनका फंक्शन होता था, क्या उनको मानते थे, उनका बड़ा पावरफुल कब्जा होने लगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए कैसे आपका राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर सीन में आते हैं, है ना। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया, अडॉप्ट किए टाइटल्स को, रेवेन्यू कहाँ से आता था, कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे, और क्या कहाँ से ये फंक्शनरीज आते थे, ये भी स्लाइड क्लियर होगी। फिर मैंने आपको प्रशस्ति के बारे में बताया कि प्रशस्ति जो मिलती है वो चोलों के राजा के बारे में क्या बताती है, उस वक्त के राजा के बारे में क्या बताया कि राजा कैसे चाहते थे कि उनको डिस्क्राइब किया जाए, कौन उन्हें कंपोज कर रहा है, और इसलिए ब्राह्मण की यहाँ क्या इज्जत थी, लैंड ग्रांट करते थे, ब्रह्मदया कर देते थे, ठीक है, उनको रिकॉर्ड्स रखते थे कॉपर पे, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट के बताए गए हैं इंस्क्रिप्शन पे जो ग्वालियर में मिला है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लैंड के साथ और क्या क्या जाता था, टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी चला जाता था, ये बताया। फिर मैंने हम चोलास के बारे में डिस्कस किया, वो कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुतरैयार कावेरी बेल्ट के आसपास जो बेल्ट है वहां पर ये फैमिली रूल कर रही थी, मुतरैयार, ठीक है। और विजयवाला ने जो है उनको विजयलया ने यहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया कावेरी बेल्ट को, फिर अपना ग्रो करना शुरू किया। इस तरह से चोला अंपायर स्ट्रांग होने लगा, उसके और इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने और स्ट्रांग करना शुरू किया, ठीक है। यहां पर एक चीज थी मैं आपको और बताना चाहता हूं, हाँ, पांड्यास साउथ ऑफ चोलास थे, ठीक है, और पल्लवास नॉर्थ ऑफ उन चोलास थे, तो उनको भी कैप्चर करने की बात करता है। टेंपल बनाया, थंजावुर, बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर, टेंपल ऑफ गॉडेस, टेंपल का नाम आ गया। उनके और इंपॉर्टेंट रूलर्स आपके एनसीईआरटी में रूल आते हैं कि भैया बहुत सारे और रूलर्स थे चोलास के जो उसके बाद आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट वन वेर कौन कौन से, राजराज वन और राजेंद्र वन। राजराज वन राजा बनता है 1985 में, टेंपल इसने बनाया टेंपल ऑफ थंजावुर, और राजेंद्र वन ने टेंपल बनाया दैट वाज अनदर लेवल, दैट वाज गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। उसकी यहाँ पर इमेज ही मैंने आपको दिखा दी, ये तो चोला का रूल हो गया, ये आपको इमेज दिखा दी, ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर चोला टेंपल्स को बताया, चोला टेंपल्स के अराउंड बड़ी अच्छी यहाँ पर मतलब सब चीजें जो है, एक सेंटर था टेंपल्स चोला के पीरियड में, मतलब हर चीज टेंपल के अराउंड होती थी। इसलिए देखो आज भी
टेम्पल्स का जो वैल्यू है वो साउथ इंडिया का डिफरेंट तरीके का है, डिफरेंट ही है, ठीक है। गॉड गॉडेस तो है ही, उसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर क्यों इतना भव्य दिखता है वहां पर, ये रीजन है। क्यों? न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स था, सेंटर हो गया था वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का, सेंटर ऑफ क्राफ्ट हो गया था, ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई, फाइनेस्ट थी आजकल वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा ग्रो किया, सिंपल रीजन है कि भाई लोकेशन कावेरी बेल्ट है, वहां पर काफी स्ट्रीम्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इरिगेशन अच्छा हुआ, फर्टाइल सॉइल था, मॉइस्चर, तो इरिगेशन अच्छा हुआ, और इसके लिए क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया एग्रीकल्चर करने के लिए, लेवल को और लैंड को और लेवल किया गया, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए ताकि फ्लड्स ना आए, ये बताया। अब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, एक तो उर था जहां जो पीजन के सेटलमेंट थे, एक नाडू था जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, फिर उसके बाद एक ब्रह्मदेयास लैंड ग्रांट किया, है ना। अब हर ब्रह्मदेया को सभा देख रही है, सभा मतलब असेंबली, जो एक तरह कॉमन है, जहां असेंबलीज होती सभा, हर मेन डिस्कशन यहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद नागरम का यहां पर मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, नागरम्स बोल रहे हैं। ये ओकेजनली ऐसा अपना परफॉर्म करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फंक्शन जो है परफॉर्म करते थे। इसके अलावा मैंने बताया कि भैया यहाँ पर जो रिच लैंडलॉर्ड्स टाइप के थे उनको मोवेंदलम और अरैयार यहाँ पर इस तरह का नाम दिया गया। पीजेंट सर्विस थ्री गेम, इसका भी एक बार आप एनसीईआरटी में चेक करिए, इनको बोला जा रहा है रिच लैंड ओनर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना, ये चीज यहां पर बोली गई। सभा के बारे में बताया मैंने, सेपरेट कमेटी बनाई जाती थी हर काम के लिए सभा के अंदर, जैसे होता है भाई एक सभा है लोकसभा, कई सारी कमेटियां हैं उसके अंदर हर काम के लिए, तो ऐसी सभा होती थी, अलग अलग कमेटियां हैं। एलिजिबिलिटी, आज भी आपके सभा में एलिजिबिलिटी है, इनकी क्या होती थी, लकी ड्रॉ हो जाता था। और ये इंस्क्रिप्शन है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु में मिलेगा, वो बताता था कैसे सभा ऑर्गेनाइज होगी, जैसे आपका लोकसभा कैसे चलेगा वो आपको हाउस रूल्स में मिल जाता है, वैसे यहाँ पता चल जाएगा। ये पूरा कहानी था, यही पूरा आपका चैप्टर था। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये सब मैंने आपको और जो चार्ट्स बने वो बता दिए, ये भी क्लियर हो गया। आई होप द एंटायर चैप्टर इज नाउ वेरी क्लियर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।